नमस्कार, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज स्ट्रीट डूंगरगढ़। आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम BA तृतीय वर्ष की पुस्तक विश्व के प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के तहत सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत है उसके अर्थ एवं प्रकृति के बारे में समझ चुके हैं। साथ ही हमने देखा कि जो प्रमुख सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत हैं उसमें जो विद्वान हैं वो हैं प्रमुख हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स के बारे में हम विस्तार से समझ चुके हैं कि उन्होंने सामाजिक समझौते के संबंध में अपने क्या विचार दिए थे और किस तरह से उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था और किस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई और किन सामाजिक समझौते के माध्यम से लेवियाथन की उत्पत्ति हुई और उसके पश्चात उनकी विशेषताएं और उनकी जो समझौते में जो कमियाँ थी उसके बारे में हमने पढ़ा। और हॉब्स के पश्चात जॉन लॉक ही ऐसे प्रमुख विद्वान आते हैं जिनको सामाजिक समझौतेवादी विचारकों में प्रमुख उनके विचार रहे हैं। उन्हें लॉक को उदारवाद तथा अनुभववाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसी कारण लॉक को अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता तथा क्रांतियों का दार्शनिक माना जाता है। उनकी जहाँ तक उनके जन्म की बात करें तो जॉन लॉक का जन्म हुआ था 1632 ईस्वी में और जगह थी सामरसेट, इंग्लैंड में। लॉक की जो जन्म हुआ था, जब लॉक का काल था तो उसी वक्त मई 1688 में इंग्लैंड में जो महान क्रांति हुई थी और शानदार क्रांति उस वक्त हुई थी, उसमें जेम्स द्वितीय था वो राजकाज छोड़कर भाग गया था। और जो संसद थी इंग्लैंड की उसने जेम्स की बेटी मेरी व विलियम को बुलाया और उनको वहाँ का राजा रानी बना दिया। अर्थात जो 1688 की रक्तहीन क्रांति या जो गौरवपूर्ण क्रांति थी उसमें बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी युद्धपात के और बिना किसी हिंसा के शासन में परिवर्तन हो गया था और एक राजा की जगह दूसरे राजा को वहाँ का शासन का अध्यक्ष बना दिया गया था। और उसी समय 1689 में राजा रानी ने जो उससे पहले पूर्ण रूप से राजा के पास राजा जेम्स द्वितीय के पास जो पूर्ण अधिकार थे, वो निरंकुश राजा था और उसके अधिकारों में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी सत्ता में परिवर्तन हुआ और मेरी व विलियम जो उसके पति थे उनको राजा रानी बनाया गया, तो उसके पश्चात उनमें संसद की जो शक्तियाँ थी वो बहुत अधिक बढ़ गई और यह राजा जो है उसके पश्चात सदैव संसद की सहमति से काम करेगा, इस तरह का एक समझौता हुआ। और इंग्लैंड में जो एक राजतंत्र था निरंकुश, उसकी जगह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी और संसद की सर्वोच्चता उसमें स्थापित होगी। तो उस वक्त जो जॉन लॉक थे वो संसद के बड़े लीडर थे, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे उस वक्त ब्रिटेन में, और संसद में उनका जो है वो काफ़ी अच्छे लीडर और माने जाते थे, उनका अच्छा प्रभुत्व था। तो उनकी पुस्तकों में उनके जो विचार थे वो सिद्धांत थे, तो उनमें गौरवपूर्ण क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा कि जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था थी उसमें चूँकि उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी, अराजकता थी, तो उनकी जो प्राकृतिक अवस्था थी उनमें तत्कालिक परिस्थितियाँ से प्रभावित थी। उसी तरह से लॉक के समय जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी तो जो शांतिपूर्ण सत्ता में परिवर्तन हो गया था, तो उसी के आधार पर लॉक ने अपनी जो प्राकृतिक अवस्था थी उसका चित्रण बिल्कुल हॉब्स से उल्टा किया है। तो अब हम बात करें लॉक की प्रमुख रचनाओं की, तो लॉक की प्रमुख रचनाओं में आता है द लेटर ऑन टॉलरेशन यानी कि सहिष्णुता का स्वरूप। इस ये 4 निबंधों के रूप में ये पुस्तक है जो 1689 में, 1690 और 1692 और 1704 में ये दो जो उनकी 4 जो निबंध आए थे वो पुस्तक के रूप में अलग अलग समय में आए थे। इसके अलावा द ट्रीटिजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट जो 1690 ईस्वी में आई थी, इसमें इसी पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है। इसके अलावा जो सिविल गवर्नमेंट 1690 में जो यही जो पुस्तक थी, उसी पुस्तक के माध्यम से हम देखते हैं कि लॉक के जो प्रमुख हैं सिद्धांत हैं उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। जो निबंध लिखे हैं लॉक ने, जो पहला निबंध था जिसमें मनुष्य के जो सिद्धांत स्वभाव के संबंध में उन्होंने वर्णन किया है, उस निबंध में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर द्वारा जो प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकार है उसका खंडन किया था, तथा दूसरे निबंध में उसने हॉब्स के जो निरंकुशतावाद है, उन्होंने लेवियाथन को जो समस्त अधिकार दिए हैं
और जो क्रांति का अधिकार से वंचित किया व्यक्ति को, तो उस निरंकुशतावाद का लोक ने विरोध किया है। इस संबंध में वहान लिखते हैं कि दोनों निबंध एक दुनाली बंदूक की तरह है, जिसमें कि एक में फिल्मर के सिद्धांतों का खंडन होता है और दूसरे में हॉब्स के सिद्धांतों का खंडन किया जाता है। हालांकि जो दूसरा खंड है पुस्तक का, उसमें लोक ने सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया है, उसमें हॉब्स की शैली को उन्होंने अपनाया है। लोक के अनुसार उनका जो प्राकृतिक युग उन्होंने जो माना है, उसमें जो मनुष्य का स्वभाव का वर्णन किया है लोक ने, तो उसमें मनुष्य को एक विवेकशील तथा सामाजिक प्राणी माना है, तथा उसका मानना है कि इस अवस्था में जो मनुष्य की अवस्था थी प्राकृतिक, उस अवस्था में मनुष्य का स्वभाव था कि वो एक दूसरे के साथ प्रेम, दया, पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना के आधार पर संबंध रखते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। लोक का मनुष्य जो है उस वक्त का, वो बहुत ही शांति प्रिय, नैतिक, परोपकारी प्राणी है, जो सुख की प्राप्ति करना चाहता है तथा दुख से दूर रहना चाहता है। हम देखें तो लोक के जो विचार हैं, उनमें जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं वो तो उस 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से और 1669 का जो संसद का अधिकार पत्र था, उसमें जो संसद को सर्वोच्चता दी गई थी, संसद को अधिक अधिकार दिए थे उससे, और जो हुकर थे उनका प्रभाव, जो जन सहमति का सिद्धांत है जो उन्होंने हुकर से ग्रहण किया है, जन सहमति का सिद्धांत, उन सब का लोक के जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसका उन पर असर पड़ा है। लोक के विचारों पर इन तीनों का असर पड़ा है। तो उसी आधार पर गौरवपूर्ण क्रांति के समय जो परिस्थितियाँ थी, उसी के आधार पर उन्होंने आगे अपनी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। चूँकि जो गौरवपूर्ण क्रांति थी उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपट गया था, संविधान की, संसद की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी, तो उसके आधार पर लोग ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि जो ये अवस्था थी वह पूर्णतः शांति, सद्भाव, सहयोग तथा बुद्धि पर आधारित अवस्था थी। यह मुख्यतः इस नियम पर आधारित अवस्था थी कि मनुष्य में कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद अपने प्रति उससे व्यवहार चाहते हो। यानी कि लोग एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की उम्मीद रखते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि दूसरे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, इसलिए वो स्वयं अच्छा व्यवहार करते थे। आगे जो लोग के जो प्राकृतिक जो अधिकार की बात की, उन्होंने प्राकृतिक नियमों की बात की है, तो लोग के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास 3 अधिकार थे। जो प्राकृतिक अवस्था थी उस वक्त हॉब्स ने 19 प्रकार के अधिकार या प्राकृतिक नियमों की बात की है। उसी स्थान पर जो प्राकृतिक नियम है उसमें प्राकृतिक अधिकार है, उसमें लोक ने 3 अधिकारों की प्रमुख रूप से बात की है। प्रथम है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यह हमें देखने को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है कि लोक ने उपयुक्त जो तीनों अधिकार थे उनमें से जो संपत्ति के अधिकार है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, और उसी पर उन्होंने विशेष बल दिया है। तथा उनके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है उसी के अंतर्गत उन्होंने जीवन तथा स्वतंत्रता, इन दोनों ही अधिकारों को उन्होंने शामिल कर लिया है। क्योंकि लोक का मानना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है तथा जिस चीज़ को मनुष्य ने अपनी शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त किया है उस पर उसका विशेष प्राकृतिक अधिकार है। चूँकि बाकी जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है वो तो सभी मनुष्यों को मिलते हैं और प्रकृति के रूप के माध्यम से उनको प्राप्त होता है जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार एक मनुष्य होने के नाते। लेकिन जो संपत्ति है उसे मनुष्य ने अपने विशेष शारीरिक श्रम के माध्यम से, अपने विशेष कोशिशों के माध्यम से प्राप्त किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है इसका, ये सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि लोक के अनुसार श्रम के माध्यम से ही व्यक्तिगत संपत्ति का उदय होता है और श्रम जो व्यक्ति है वो अपनी कठोर मेहनत से, अपनी जो है कोशिश करने के बाद उसको प्राप्त करता है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को लोक ने इन दोनों अधिकारों के ऊपर शामिल रखा है और उनका मानना है कि बाकी दोनों अधिकार हैं, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, वो इसी अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। लोक ने
लोक ने जो आगे अपने समझौते के कारण बताए कि किस कारण से मनुष्य, जब प्राकृतिक अवस्था इतनी शांतिपूर्ण थी, मनुष्य का स्वभाव इतना अच्छा था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो फिर ऐसा क्या कारण था कि मनुष्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सोचा और समझौते का करने का प्रयास किया। तो इसके संबंध में लोग कहते हैं, लोग का मानना है कि चूँकि उस वक्त जो प्राकृतिक नियम थे वो स्पष्ट नहीं थे, उनके कहीं दस्तावेज के रूप में नहीं थे, कहीं लिखित नहीं थे, तो उसको लेकर काफ़ी मतभेद की स्थिति उत्पन्न रहती थी। इसके अलावा प्राकृतिक नियमों को क्रियान्वित करने वाली एक अधिकारपूर्ण सत्ता होनी चाहिए थी, उस सत्ता का अभाव था, जो कि प्राकृतिक नियमों को अधिकार के साथ क्रियान्वित कर सके और लोग उनको मान सके अपने कर्तव्य के रूप में। तो इस प्रकार की कोई सत्ता नहीं थी जो इन नियमों को क्रियान्वित कर सके। और इसके अलावा इन नियमों की व्याख्या करने तथा उनका उल्लंघन करने पर सजा देने या दंड देने वाली भी कोई सत्ता नहीं थी। तो प्राकृतिक अवस्था में इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मनुष्य ने सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। ठीक है, कि लोग, जब प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी थी तो फिर किन कारणों से मनुष्य ने राज्य की उत्पत्ति करने के समझौते के माध्यम से उत्पत्ति की। तो ये लोग ने कारण बताए कि नियम स्पष्ट नहीं थे और ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो उनको जो है उनको क्रियान्वित कर सके और उनका उल्लंघन करने वालों को कोई दंड दे सके। तो इस प्रकार की सत्ता का निर्धारण करने के लिए लोगों ने समझौते किए। फिर राज्य की उत्पत्ति होती है। लोग के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दो समझौतों के माध्यम से होते हैं। जहाँ हॉब्स ने सिर्फ एक ही समझौते की बात की है, तो लोग वहीं दो समझौतों की बात करते हैं। उनका मानना है कि प्रथम समझौता जो हुआ था वो समझौता सभी व्यक्तियों ने मिलकर सभी व्यक्तियों ने उसको मिलकर किया था और व्यक्तियों ने मिलकर एक नागरिक समाज की निर्माण की। प्रथम समझौता सिर्फ व्यक्तियों के मध्य हुआ था, नागरिकों के मध्य हुआ था, और उन सब नागरिकों ने, जो व्यक्ति थे, उन सब ने मिलकर एक जो नागरिक समाज की उन्होंने रचना की, उसका निर्माण किया। फिर जब दूसरे समझौते की बात आती है, तो दूसरे समझौते के अंतर्गत तो नागरिक समाज था, उसके द्वारा राज्य या सरकार का गठन किया गया। क्योंकि समझौता हो गया तो समझौते का संचालन करने के लिए किसी एक संगठन का या सरकार का होना जरूरी होता है। तो उसके लिए दूसरे समझौते के माध्यम से नागरिकों ने अपने जो समाज बनाया था, नागरिक समाज, उसके पश्चात उसको संचालित करने के लिए एक राज्य या सरकार के गठन करने का उन्होंने प्रावधान किया। तो इस तरह से लोग के अनुसार समाज, जो राज्य का निर्माण हुआ था, वो दो समझौतों के माध्यम से हुआ था। और ये जो इस प्रकार जो शासन की व्यवस्था एक साधन के रूप में की गई थी, ताकि जो समाज था, सिविल समाज, जिसने नागरिक समाज की बात की है लोग ने, उसके विचारों को क्रियान्वित किया जा सके, अभिव्यक्त किया जा सके, और जो उन्होंने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं नागरिक समाज ने, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। और लोग ने सरकार की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में की है। ठीक है, उनके लिए जो सरकार है वो एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है, तथा यदि जनता के प्राकृतिक अधिकारों का ट्रस्ट के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो जनता के सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। तो जो लोग ने जो सरकार बनाई है, जो है वो सरकार है, वो सीमित, उत्तरदायी, मर्यादित तथा संवैधानिक शासन की स्थापना की है। तो लोग के दर्शन में हम सबसे पहले सीमित, उत्तरदायी और मर्यादित संवैधानिक शासन की व्यवस्था की हम स्थापना की हम बात देखते हैं। और इसी के समय से इसीलिए लोगों को उदारवाद का जनक भी माना जाता है। उसी वक्त से उनकी उत्तरदायी, मर्यादित और संवैधानिक शासन की स्थापना शुरू हुई थी। अब जो समझौता हो गया, ट्रस्ट के रूप में सरकार के निर्माण हो गया, और जो नागरिक समाज है वो अपने उद्देश्यों को संचालित करने के लिए सरकार का गठन कर लेता है, और वो सरकार सिर्फ ट्रस्ट के रूप में जनता की सहमति के द्वारा चलती है, और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ये उसके अधिकारों की रक्षा करती है। यदि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करती है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। अब समझौते की विशेषताओं की बात करें तो जो लोग का सामाजिक समझौता है वो सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सहमति के आधार पर निर्धारित समझौता है। उसमें सभी नागरिक है, जो समाज के जो सभी मनुष्य हैं, वो मिलकर इस सहमति के आधार पर इस समझौते का गठन करते हैं, तथा जो व्यक्ति सहमति प्रदान नहीं करते हैं वो प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहते हैं। लोग के अनुसार समझौते के बाद भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित रहते हैं। अर्थात जो सामाजिक समझौता हो जाता है उसके माध्यम से जो अधिकार हैं वो व्यक्ति के सुरक्षित रहते हैं, और इसके माध्यम से एक सीमित एवं वैधानिक राजतंत्र का लोग समर्थन करते हैं।
और राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये राज्य है बना होता है, जो राज्य बनता है लोक का, वो राज्य जनता की सहमति पर आधारित होता है। इसकी शक्तियाँ सीमित एवं मर्यादित है। ये है जन कल्याण का एक साधन है। साथ ही विधि जो है राज्य की विधि के शासन पर आधारित है, अर्थात एक वैधानिक एक संस्था है, वैधानिक संस्था है जो कि जनता की सहमति से मर्यादित एवं सीमित शासन करने का कार्य करती है। लोग लिखते हैं कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ पर स्वतंत्रता भी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता का निर्धारण तभी हो सकता है जब कानून के माध्यम से सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तो आगे हम बात करते हैं। तो लोग ने जो राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में इसका निर्माण किया है, जिसके कृत्रिम संस्था माना है, जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी प्राकृतिक जो अवस्था है उसकी जो असुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए किया है। और लोक का जो राज्य है उसका कार्य क्षेत्र भी सीमित रखता है, अर्थात राज्य की शक्तियों की शक्तियाँ हैं जो राज्य की, उसे आर्थिक गतिविधियों तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका कार्य केवल प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लोक राज्य को कार्यक्षेत्र को बहुत सीमित रखता है और उसे आर्थिक गतिविधियों और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य का जो कार्यक्षेत्र है उसको बहुत सीमित करके लोग उदारवाद के जनक, खुली प्रतिस्पर्धा के जनक हमें देखने को लोग के विचारों में मिलते हैं, और राज्य को सिर्फ वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा का एक साधन मात्र मानता है। अब हमने लोक की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में समझा है। उनके सीमित तथा वैधानिक जो शासन है, उदारवाद के जनक के रूप में उनको माना जाता है। ये हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। आगे हम देखें तो लोक का जो दर्शन है, लोक ने जो अपने राजनीतिक दर्शन में सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। तो आलोचना की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने जो मनुष्य के स्वभाव का चित्रण किया है उसे बहुत शांति प्रिय और कल्परोपकार, कल्याण में कल्याणकारी व्यक्ति, और जो कभी एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उसका शांत मिलजुल कर रहने वाला, इस तरह से जो मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वो वास्तव में केवल एक पक्ष का वर्णन करता है, एकांकी है। क्योंकि मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, और मनुष्य का जो स्वरूप है हमेशा शांत और मिलजुल कर रहने वाला नहीं होता। तो इनका जो चित्रण है व्यक्ति का सामाजिक जो प्राकृतिक अवस्था में, वो एकांकी चित्रण है। आगे उन्होंने जो राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने मिलकर किया है। तो ये भी हम उसे उचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राज्य है उसकी उत्पत्ति एकदम से एक नहीं हुई है, बल्कि एक ऐतिहासिक परिणामों के माध्यम से एक विकास का परिणाम राज्य है, और धीरे धीरे विकसित होकर राज्य का वर्तमान स्वरूप सामने आया है। निरंतर क्रांतियों की जो आशंका बनी रहती है, क्योंकि सीमित शासन, सीमित राजतंत्र की जब बात करता है लोग, तो वहाँ पर व्यक्ति को विरोध का या पूर्ण अधिकार दे देता है कि जब भी व्यक्ति और सरकार को ट्रस्ट के रूप में मानता है, और जब भी के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है जनता का, तो जनता उसके विरुद्ध, राजा के विरुद्ध जो है सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। तो इस तरह से निरंतर क्रांति की संभावना बनी रहती है। संपत्ति के अधिकार को लोग ने बहुत अधिक महत्व दिया है, उसे अन्य जो स्वतंत्रता और जीवन के प्राकृतिक अधिकारों से भी उन्होंने ऊपर माना है। तो संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया है लोग ने, जो कि उचित नहीं माना जाता है। साथ ही हम देखें तो उन्होंने राज्य के कार्य क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया है कि सिर्फ व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने का ही राज्य का उद्देश्य माना है। बाकी उसको जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये जो है लोक की जो विशेषताएं उन्होंने बताई है अपने जो राजनीतिक दर्शन में, तो ये कुछ उसमें कमियां हमें देखने को मिलती हैं। आगे हम निष्कर्ष के रूप में बात करें या उसके महत्व की बात करें लोक की, तो उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद हम देखते हैं कि लोक ने ही सर्वप्रथम शासन को जन सहमति पर आधारित करने का विचार प्रतिपादित किया,
अर्थात इनके अनुसार शासन की शक्तियाँ सीमित तथा मर्यादित होनी चाहिए। और यह है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु लोक के दर्शन में देखने को मिलता है कि जन सहमति पर उन्होंने शासन को आधारित माना है। लोक के विचारों में शांति जो शक्ति प्रतिकरण की जो अभिव्यक्ति है वो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जो है राज्य को ये जो राज्य है उसको सिर्फ जो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के माध्यम तक सीमित रखा, व्यवस्था बनाए रखने का, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके उत्तरदायी माना। साथ ही उन्होंने शक्तियों का विभाजन किया है, उसको उनके जो राजनीतिक दर्शन में उन्होंने एक शुरुआत की थी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की, जो लोक के सिद्धांत दर्शन में हमें देखने को मिलती है। और इसी का प्रभाव आगे मोंटेस्क्यू ने उनके विचारों से ग्रहण किया और इसका प्रभाव अमेरिकी क्रांति में देखा जा सकता है और अमेरिकी संविधान में इसको पूर्ण रूप से पल्लवित किया गया। लोक के द्वारा ही प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, इसलिए लोक को अनुभववाद का जनक भी माना जाता है। उदारवाद जो विचार हैं लोक के, उनकी प्रारंभिक अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। उदारवाद की जो प्रारंभिक अभिव्यक्ति है हमें लोक के दर्शन में भी, जो लोक का जो सिद्धांत है या जो राजनीतिक दर्शन है उनका, उसमें देखने को मिलती है। इसलिए लोक को उदारवाद का तथा व्यक्तिवाद का एक जनक भी माना जाता है। धन्यवाद।